नाज़रीन, आज का दिन इजराइल के लिए बहुत ज्यादा तबाहकुन साबित हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज इजराइल की गजा के अंदर रिपोर्ट हो रही हैं। कई इजरायली ऑफिसर्स और कई एक इजरायली फौजियों की हलाकतों की खबरें सामने आ रही हैं। एक से ज्यादा ऑपरेशंस गजा के कई इलाकों के अंदर इस वक्त रिपोर्ट किए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा जानी नुकसान इजराइल का इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है। दूसरी तरफ शाम से बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम में एक जंग के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं, वो पूरा जो एक सिनेरियो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, अमेरिका के बहुत ज्यादा ट्रक्स दाखिल हुए हैं शाम के अंदर, असलहा लेकर बहुत सारे अमेरिका के ट्रक्स जो हैं वो शाम के अंदर दाखिल हो गए हैं एसडीएफ की मदद करने के लिए। एक भरपूर जंग है जिसकी वहां पर तैयारी की जा रही है। जो सिक्योरिटी काउंसिल का नाज़रीन इजलास हुआ है, जो इजराइल ने बुलाया था, अमेरिका ने बुलाया था यमन के खिलाफ, वो उल्टा पड़ गया। रशिया और चाइना ने जबरदस्त करके रख दिया है पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका को। इजराइल और अमेरिका बिल्कुल इसकी तवक्को नहीं कर पा रहे थे। जो नैरेटिव वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, रशिया और चाइना ने उखाड़ दिया उनको पूरी तरह से। एक पूरा अहद निभाया गया। जिस तरह दोनों ने फलस्तीन का मुकदमा वहां पर लड़ा है, वो यमन को दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाहते थे और वहां रशिया और चाइना ने फलस्तीन के साथ खड़े हुए, साथ इजराइल और अमेरिका के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको जिस तरह से वहां पर सामने रखा है, वो इजलास ही सारा उनके खिलाफ चला गया। तो ये इनके साथ वहां पर हुआ है। बाइडन ने नाज़रीन जाते जाते $6 बिलियन की मदद जो है वो दे दी है यूक्रेन को। एक बहुत बड़ा क्राइसिस अमेरिका के अंदर खड़ा हो गया है, क्योंकि नाज़रीन अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ है उसको एक इनकलाब के तौर पर देखा जाता है कि उस इलेक्शन ने पूरा जो अमेरिकी सिस्टम है उसको पूरी तरह से बदल के रख दिया, क्योंकि ट्रंप के जीतने के कोई चांसेस नहीं थे। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट कहां खड़ी थी, अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने किस तरह से कैमला हैरिस का सपोर्ट किया, डीप स्टेट, यूरोप, ये सारे तो कैमला हैरिस के साथ खड़े थे। उसमें से ट्रंप जो कन्विक्टेड, मतलब जिसके खिलाफ केसेस चल रहे थे, उस बंदे को जो है वो लेकर आए अवाम दोबारा से, उसको एक इनकलाब के तौर। तो बुनियादी वजह क्या थी? यूक्रेन की जंग रोकनी है। तो बाइडेन जाते जाते $6 बिलियन, यानी ट्रंप ने तो इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ाना कि एक पैनी भी यूक्रेन को नहीं दी जा सकती है। इस बुनियाद के ऊपर लोगों ने वोट दिया। हालांकि अमेरिका में इस तरह इतने एक्सट्रीम फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, या एक फॉरेन पॉलिसी जो चल रही है उसमें इतने बड़े शिफ्ट के ऊपर इलेक्शन कम ही होता है, लेकिन यहां पर हुआ कि एक पैनी भी नहीं, $182 बिलियन अमेरिका दे चुका है और ट्रंप ने कहा जी एक पैनी भी नहीं देंगे हम यूक्रेन को। इस बुनियाद के ऊपर वोट मिला और बाइडेन जो हारा हुआ है, जिसको हार ही इस वजह से मिली है कि वो जंगें इनको फंड कर रहा है, वो जाते जाते $6 बिलियन और उसने अप्रूव कर दिए हैं। और अभी तो अगर हम देखें तो 20 दिन मजीद पड़े हैं और बाइडेन ने साथ अनाउंस भी किया है कि वो जाने से पहले जितनी इमदाद है वो यूक्रेन को दे सकता है, वो देकर जाएगा। तो इसके साथ बहुत बड़ा क्राइसिस खुद अमेरिका के अंदर खड़ा हो गया है। अब वहां ट्विटर और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, शदीद तनकीद हो रही है और बाइडेन के खिलाफ एक पूरी मूवमेंट, और शदीद गुस्से में है ट्रंप इंतजामिया और वोटर्स। पूरा अमेरिका जो है वो शदीद गुस्से के अंदर है कि ये हो क्या रहा है। और ये अगर आप देखें तो दुनिया में ऐसा होता नहीं है कि जब इलेक्शन हो जाता है, नई गवर्नमेंट आ जाती है, तो जो पिछली गवर्नमेंट है वो ऐसा कोई बिल ला नहीं सकती है या ऐसी कोई जो एड है वो पास कर नहीं सकती है, वो गवर्नमेंट हैंड ओवर हो जाती है। लेकिन यहां पर चूंकि ऑलमोस्ट 2 से 3 माह का प्रोसेस होता है इलेक्शन होने, यानी आप देखना कि नवंबर 5 को इलेक्शन हुए और जनवरी 20 को हलफ बर्दारी होनी है, तो 3 माह का तकरीबन ये गैप बनता है। तो बाकी मुल्कों में इस तरह से नहीं होता है। तो अमेरिका को कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई इस सिस्टम से कि उनकी जो पॉलिसी चल रही है वो वही चलती है, जो नई गवर्नमेंट भी आएगी तो वो उसी को जारी रखेगी, जो भी नई इंतजामिया आएगी वो। तो यहां पर शिफ्ट आ रहा है ना, तो उसमें ये जो 3 महीने का दरमियान में गैप था वो भी उनके लिए बहुत अब ट्रबल पैदा कर रहा है कि भाई एक बंदा हारा हुआ और इस शिद्दत के साथ हारा हुआ, वो $6 बिलियन मजीद दे रहा है। और ट्रंप तो उसने तो अपने बंदे भेजे हुए हैं यूरोप के अंदर, जो स्पेशल इन्वॉय उसने भेजे हैं कि फिलफौर मुझे जंगबंदी चाहिए। ट्रंप ने जो खुद दौरा किया उसने कहा फिलफौर जंगबंदी चाहिए। तो यहां पर यूक्रेन को असलहा देने का मतलब यह है कि वो ट्रंप की राह में रोड अटका रहे हैं, वो ट्रंप को फिर यूक्रेन की जंग नहीं रोकने देंगे। और भाई जब यूक्रेन के पास 1 साल या 2 साल के लिए इतना पैसा आ जाएगा, इतना वेपन आ जाएगा, वो फिर ट्रंप की भी शायद ना सुने। उधर से यूरोप कह रहा है 30 बिलियन यूरोस वो देंगे, 6 बिलियन ये दे रहे हैं, और मजीद भी बाइडेन कह रहा है कि वो देगा। और $15 बिलियन जो है वो यूक्रेन ने आज स्टेटमेंट जारी किया है कि रशिया के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उससे मिलेंगे।
30 बिलियन यूरो, 15 बिलियन, फिर 6 बिलियन तो ये तो एक साल की समझ लें कि उनके पैसे आ गए। ये तो ट्रंप के लिए जितना पैसा उनको जा रहा है, जितना असलिया जा रहा है, बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। तो इससे एक बहुत बड़ा क्राइसिस, क्योंकि ये बात ज़हन में रखें, हम बहुत दहाने के ऊपर खड़े हैं कि न्यूक्लियर वॉर के। जैसे हंगरी के प्राइम मिनिस्टर को बयान को मैं 10वीं बार कोट कर रहा हूं, क्योंकि वो लोग जो इसमें बरह रास्त शामिल हैं, उनसे ज्यादा किसकी बात माने रखती है। वो कह रहे हैं कि अगर विद इन फर्स्ट 1 और 2 मंथ्स इस 2025 के अगर जंग ना रुकी तो आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। ये हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। तो ये नाजुक मामला है ना कि हम ऑलरेडी एक न्यूक्लियर के दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं और ये मजीद फंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये रोकने का इरादा नहीं रखते। तो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस है जिसकी तरफ हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और इलोन मस्क और जो यूरोप का फड्डा है वो बढ़ता चला जा रहा है। जर्मनी ने इल्जाम आयद किया है कि इलोन मस्क जो है वो उनके इलेक्शन में इंटरवेंशन कर रहा है। तो यूरोप का जो आपसी झगड़ा है, जो यूरोप का सवाल है, वो बढ़ रहा है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल डिवीजन्स है वो बढ़ रही हैं। और इधर ईस्ट जो है उसका इत्तेहाद बढ़ रहा है, उधर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, ईस्ट के अंदर इत्तेहाद बढ़ रहा है, उनकी इकॉनमीज तबाह हो रही हैं। यहाँ चाइना की सूरत में इनका राइज हो रहा है, नए ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगाज नाज़रीन गजा से करते हैं। गजा में पिछले कुछ हफ्तों से अगर हम देखें, खासकर जब से लेबनान का सीज फायर हुआ है, तब से गजा में जो इजरायली फौज की हालातें हैं, मतलब रेजिस्टेंस लड़ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर इजरायली फौजी मारे जाते हैं। 1 से लेकर 6 तक एक एवरेज आप कह सकते हैं कि 1 से 6 तक इजरायली फौजी मारे जाते हैं, निशाना बनते हैं रोजाना। लेकिन आज नाज़रीन जो ऑपरेशंस हुए हैं वो बहुत ज्यादा हैं, मतलब वो रिसेंट वीक्स के अंदर नहीं देखे गए। आज के ऑपरेशंस के अंदर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई हैं। 4 बड़े ऑपरेशन नाज़रीन इस वक्त हुए हैं और इन 4 बड़े ऑपरेशन में पहला बड़ा ऑपरेशन जो है वो बेते हनान के अंदर हुआ है। ये वही बेते हनान है जहां से लॉन्ग रेंज रॉकेट्स फायर हुए, जो बिल्कुल शुमाल के अंदर है, जहां पर सबसे पहले ऑलमोस्ट इजरायली फौज दाखिल हुई थी, जहां पर पिछले 16 महीनों से मुसलसल बमबारी और पिछले 72 घंटों से मुसलसल बमबारी हो रही है जब से लॉन्ग रेंज रॉकेट्स वहां से फायर हुए। उस बेते हनान में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसके अंदर नाज़रीन एक एंटी टैंक मिसाइल जो है वो फायर किया गया है, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि 1 ऑफिसर वाज किल्ड आफ्टर एन एंटी टैंक रॉकेट हिट अ बिल्डिंग and 7 others were wounded, 3 of them whom critically। एक ऑफिसर मारा गया है और 7 इजरायली फौजी निशाना बने हैं। एक एंटी टैंक रॉकेट जो है वो फायर किया गया एक बिल्डिंग के अंदर जिसमें इजरायली फौजी बैठे हुए थे। तो एक मौके के ऊपर मारा गया है, 7 जख्मी हैं, जिसमें से 3 की हालत वो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो किसी भी वक्त उनकी डेथ हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो किया गया है। पहले दिन के अंदर 1 से 6 मारे जाते हैं 24 घंटों के, लेकिन यहां पर 4 बड़े ऑपरेशन और एक ऑपरेशन में वो जो 6-6, 7-7 है वो मारे जा रहे हैं, निशाना बन रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन उन्होंने जो सेंटर का इलाका है यहां पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, मतलब इसकी किस तरह से मिसाल दी जाए इस बहादुरी की। सामने इतनी बड़ी फौज और इधर एक रेजिस्टेंस छोटी सी तंजीम है इसराइल के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में। ये नाज़रीन एक मिलिट्री साइट के अंदर घुसे हैं और उसके अंदर घुसकर जबालिया के अंदर ये सारा वाकया हुआ है। 5 इजरायली फौजियों को न्यूट्रलाइज किया है पॉइंट ब्लैंक रेंज से। अंदाजा करें, एक ऑपरेशन में 5 इजरायली फौजियों को मारा है और मिलिट्री साइट के अंदर घुसकर मारा है। 5 इजरायली फौजी और अंदर घुसकर उनको जो रोजाना 6 मर रहे थे, ये जख्मी हो रहे थे। ये अभी 2 ऑपरेशन हुए हैं और उसमें एक में 8 और इसके अंदर जो है वो 5 फौजी जो है वो मारे गए हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज से मराद बिल्कुल उनके करीब जाकर। तो ये ऐसी बहादुरी की मिसालें जिनको बयान नहीं किया जा सकता है। साथ आप देखें ये जो मिलिट्री पोस्ट है ना, अब आप कहेंगे गजा में मिलिट्री पोस्ट कहां से आ गई। तो गजा में नाज़रीन ये वो मिलिट्री पोस्ट हैं जो इजराइल बनाने की कोशिश कर रहा है गजा में मुकम्मल क़याम करने के लिए। वो तो ऐलान कर चुका है ना कि वो गजा में मुकम्मल रहेगा, समुद्रिज का बयान हो या बाकी का बयान हो, वो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि गजा में वो कब्जा करेंगे और अब यहाँ पर फलस्तीनियों को नहीं रहने देंगे। तो इसलिए वो मिलिट्री पोस्टें वहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ये अमेरिका की तरफ से जो झूठ और प्रोपेगेंडा की शील्ड है, जो एक मुकम्मल डिप्लोमेटिक कवर है, वो दिया जा रहा है इस जेनोसाइड को जारी रखने के लिए। अगर आप अमेरिका के इस हवाले से बयान देखें तो अमेरिका ये कहता है कि गजा में तो इजराइल रहना नहीं चाहता, यानी इजराइल के ऑफिशियल्स खुलकर बता रहे हैं। और जो जेनोसाइड हमारे सामने हो रही है, ये जेनोसाइड क्या
फलस्तीनी रियासत बनाने के लिए हो रही है। जब कोई फलस्तीनी बचेगा नहीं तो फलस्तीनी रियासत कैसे बनेगी? इजराइल तो जेनोसाइड कर रहा है ना, वो तो सारे फलस्तीनियों को खत्म कर देना चाहता है। और अमेरिका कहता है नहीं नहीं, ये तो बस एक हमास के खिलाफ ऑपरेशन है और उसके बाद इजराइल यहां से निकल जाएगा। हम इजराइल की जो प्रेजेंस है गजा में उसको कबूल नहीं करेंगे। ये अमेरिका कहता है इजराइल के खिलाफ। तो आप जरा अंदाजा तो करें, क्या अमेरिका को नजर नहीं आ रहा कि यहां पर क्या हो रहा है? आखिरी हॉस्पिटल भी उन्होंने जला दिया है। तो ये सारा कुछ उनकी शील्ड के साथ हो रहा है और ये मैसिव शील्ड है जिसमें एनजीओ, जिसमें मीडिया मशीनरी, जिसमें उनकी सारा जो सुपर पावर है ना दुनिया के ऊपर रूल कर रही है, उसकी कितनी बड़ी मशीनरी होगी। वो सारी मशीनरी, वो सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर यूनाइटेड नेशन से लेकर, वो तमाम आलमी फोरम से लेकर, तमाम गवर्नमेंट से लेकर, तमाम मीडिया इदारों से लेकर, हर जगह उसको कवर जो है वो फराम कर रही है। वो कह रहे जेनोसाइड हो ही नहीं रही, यहां पर तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। और इसराइल तो सिर्फ हमास को, अभी रिसेंटली अमेरिका ने यह कहा कि इसराइल अस्पतालों में इसलिए जा रहा है कि वहां पर हमास है, और उसके बाद इसराइल ने आखिरी जो हॉस्पिटल था इस बयान के बाद वो भी जला दिया। तो ये मुकम्मल उनकी शील्ड के साथ ये हो रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म इस वक्त इंसानियत देख रही है। इसके अलावा नाज़रीन, जो तीसरा ऑपरेशन हुआ है, एक मिलिट्री जीप और टैंक को तबाह किया गया है। वो कह रहे हैं इसको सेट ऑन फायर किया मरकावा टैंक को, और इस मरकावा टैंक के साथ जो क्रू था वो भी इसमें मारा गया। और फिर एक मिलिट्री जीप को हमने टारगेट किया, कैरिंग सेवरल सोल्जर्स विद हैंड ग्रेनेड्स रिजल्टिंग इन डेथ्स एंड इंजरीज। एक टैंक जिसके अंदर क्रू भी था वो भी मारा गया, और फिर एक मिलिट्री जीप जिसके ऊपर सेवरल सोल्जर सवार थे उसको हैंड ग्रेनेड के साथ हमने तबाह किया और वो मारे गए और जख्मी हुए। ये तीसरा ऑपरेशन किया। चौथा ऑपरेशन जिसमें इजरायली मीडिया बता रहा है कि 1 सोल्जर किल्ड एंड 9 अदर्स इंजर्ड फ्रॉम द नेतजाह यहूदा बटालियन इन द नॉर्दर्न गल्फ स्ट्रीम। एक इजरायली फौजी मारा गया है और 9 जख्मी हुए हैं। ये 4 बड़े ऑपरेशन हैं और ये रेजिस्टेंस की वो बहादुरी की मिसालें हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इजराइल की फौज अभी भी हमास को खत्म नहीं कर सकी। यही हमास की फतह है। हमास ने तल अवीव में जाकर झंडे नहीं गाड़ने थे, हमास ने सर्वाइव करना था। हमास का सर्वाइवल ही इजराइल ने तो सफा हस्ती से मिटाना था ना, कुचल के रख देना था हमास को। हमास का सर्वाइवल ही उसकी फतह है, तो हमास सर्वाइव कर रही है। सीरिया में क्या हो रहा है नाज़रीन? सीरिया के अंदर ह्यूज मिलिट्री रीइंफोर्समेंट्स एंड वेपन्स अमेरिका लेकर आ रहा है। जो हम बात कर रहे हैं ना पिछले कुछ 8-10 दिनों से कि हमें फोग ऑफ वॉर नजर आ रही है, बादल मंडलाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, काले गहरे बादल नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनको देखकर वाज़े नजर आता है कि भाई को बड़ी जंग की इस वक्त तैयारी हो रही है। इस वक्त चल क्या रहा है? इस वक्त नाज़रीन चल ये रहा है कि बैकडोर टॉक्स भी हो रही हैं। अमेरिका की, टर्की की, SDF, दमिश्क अथॉरिटीज, इनकी बैकडोर जो है ना टॉक्स भी चल रही हैं और कुछ ना कुछ ले दे इधर उधर बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। लेकिन साथ साथ भरपूर जंग की तैयारी भी दोनों तरफ से हो रही है। खासकर अमेरिका और SDF जो हैं वो तो बहुत बड़ी जंग की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। और वहां पहले पता चला कि खुफिया तौर पर अमेरिकी फौज की तादाद ही डबल हो गई है। फिर SDF ने बताया कि जो कुबानी का एरिया है वहां पर अमेरिकी फौज आ गई है, ठीक है। और अब बहुत बड़ा असलहा का जो ट्रक्स हैं, बहुत ज्यादा ट्रक्स जो हैं वो दाखिल हुए हैं असलहा लेकर इराक से। लार्ज कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स लोडेड विद मिलिट्री इक्विपमेंट, vehicles, military machinery and logistical materials headed towards the US Army bases in the countryside of Hasaka within the areas controlled by the SDF forces। ये दर्जनों ट्रक्स हैं, दर्जनों ट्रक जो बहुत बड़ा असलहा, लॉजिस्टिकल, बाकी इक्विपमेंट लेकर शाम के अंदर इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। तो ये असलहा किस लिए आ रहा है? ये असलहा किस लिए आ रहा है? ये असलहा जो है वो SDF के लिए आ रहा है। एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी और खुफिया तौर पर ये देखें सारी चीजें हो रही हैं। अमेरिका अपनी तादाद भी बढ़ा रहा है और असलहा की जो सप्लाई है उसको भी बढ़ा रहा है। अगर आप देखें तो अमेरिका के पास SDF की सूरत में एक ट्रम्प कार्ड है। उनके पास एक समझ लें कि इतना बड़ा एसेट है जिसको वो किसी के लिए भी बार्गेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो टर्की के साथ बार्गेन करें कि रशिया की जो बेसेस हैं उनको खत्म किया जाए, इजराइल की नॉर्मलाइजेशन हो दमिश्क के साथ, ये वो बार्गेन कर सकते हैं और कह सकते हैं हम SDF के, भाई SDF क्या उनकी रिश्तेदार है? क्या लगती है SDF उनकी? तो वो तो बहुत सारों को अबंडन कर देते हैं। SDF क्या है? वो कभी भी किसी को भी बेच देते हैं तो SDF को भी बेच देंगे। तो मुमकिन है ये डील हो कि रशिया और इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन, इसके अलावा कोई ईरान के खिलाफ कोई डील हो सकती है। इवन फिर आप देखें जो बॉस्फोरस है जहां से रशिया के लिए बहुत बड़ा रास्ता है, उसके ऊपर कोई डील हो सकती है। कुछ भी, मतलब इतनी चीजें हैं, ईरान के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, बहुत सारी चीजें हैं, किसी के ऊपर भी डील हो सकती है। तो SDF को खत्म करना टर्की की
नेशनल सिक्योरिटी के टॉप जो नंबर 1 प्रायोरिटी, तो टर्की भी कहेगा कि ठीक है, वो किसी चीज के ऊपर राजी हो सकता है जो बाद में तो ओवरऑल गलत पॉलिसी होगी, लेकिन अमेरिका इसको बार्गेन के लिए इस्तेमाल करेगा, इसलिए वो एसडीएफ की हिमायत जारी रखेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉन्ग टर्म में किसका क्या प्लान है कौन जानता है। उर्दगान के माइंड में क्या चल रहा है, अमेरिका के माइंड में क्या चल रहा है, इजराइल के माइंड में क्या चल रहा है, जुलानी जो मिस्टीरियस शख्सियत है उसके माइंड में क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म कौन सा मुल्क यहां पर क्या देख रहा है, अल्टीमेट नक्शा उनकी आंखों में दमिश्क का क्या है, शाम का क्या है, यानी इजराइल की आंखों में शाम का नक्शा क्या है। तो ये तो अब ऐसी लॉन्ग टर्म चीजें हैं जो जब होंगी तो हमें नजर आएंगी, तो इसलिए आप सारी चीजों को प्रेडिक्ट यहां पर नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देखें ना कि इजराइल ने 13 नई पोजीशंस कायम कर ली हैं। IUF असॉल्ट सीरियन स्टेट बिल्डिंग्स एस्टैब्लिश 13 एडिशनल पोजीशंस। इजराइल आगे चूंकि उनके ऊपर उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक हमला होने जा रहा है तो वो फोर्टिफिकेशंस बढ़ाते चले जा रहे हैं, पोजीशंस ले रहे हैं। अच्छा, यमन कि अगर हम बात करें, उनके खिलाफ इजराइल ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया मगर उल्टा पड़ गया, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास उल्टा पड़ गया। रूस और चीन ने पूरी तरह से उड़ा के रखा है और भरपूर कन्फ्रंट किया है इजराइल अमेरिका के प्रोपेगेंडे को, झूठ को, और कोई बयानिया नहीं छोड़ा। उन्होंने तो कहा कि भाई यमन के खिलाफ बयानिया और टेररिस्ट और फलाना, ये कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए यमन खतरा, ये वो उन्होंने सारा किया, लेकिन चाइना और रशिया ने जो स्टेटमेंट्स वहां पर जारी की कुछ भी नहीं बचा उनके पास। अब जैसा कि आप देखें, इजराइल कह रहा है, इजराइल ने क्रिटिसाइज किया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को इनएबिलिटी टू कंडेम हूतीज। इजराइल कह रहा है कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी हम मजम्मत करते हैं क्योंकि ये हूतीज को कंडेम नहीं कर पा रही। ये वही सिक्योरिटी काउंसिल है जिसकी करारदादें पास हुई हैं लेकिन इजराइल ने उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया। अब उसी सिक्योरिटी काउंसिल में गए हुए हैं और उसी को कंडेम कर रहे हैं। ये भी दुनिया में कोई नहीं करता, सिक्योरिटी काउंसिल में बैठकर उसको कंडेम करना। अच्छा, चाइना ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, रेड सी में अटैक्स रुकने चाहिए, लेकिन जो है ना पैलेस्टीनियन इशू, इसको तो हल होना चाहिए। मतलब वो यमन को टेररिस्ट बताने गए हुए हैं और चाइना क्या कह रहा है, पैलेस्टीनियन इशू जो है ना वो रिजॉल्व होना चाहिए, इसी में सबके लिए बेहतरी है, यही हल है। वो कह रहे हैं कि भाई इनको खत्म करो, ये दहशतगर्द है, इनको कंडेम करो। और चाइना क्या कह रहा है, चाइना ये नहीं कह रहा हूतीज दहशतगर्द हैं, वो ये नहीं बात कर रहा, वो कह रहे हैं पैलेस्टीनियन इशू को रिजॉल्व। वो जो इजलास बुलाया गया था रेजिस्टेंस के खिलाफ, वो उनके हक में वहां पर बात हो रही है, फलस्तीन की बात हो रही है जिसका नाम भी इजराइल नहीं सुनना चाहता। तो चाइना कह रहा है फलस्तीन की जो इशू है ना इसको रिजॉल्व होना चाहिए। और रशिया ने क्या कहा, यूएस अटैक ऑन यमन इज एग्रेशन। इससे बड़ा कोई मुकदमा नाज़िन होने लड़ा नहीं जा सकता जिस तरह ये यमन के साथ खड़े हुए हैं। यूएस अटैक ऑन यमन इज एग्रेशन अगेंस्ट अ सोवरेन स्टेट एंड डज नॉट रिप्रेजेंट सेल्फ डिफेंस। वो टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने गए हैं। रशिया कह रहा है कि जो हमले यमन के ऊपर हो रहे हैं ये एग्रेशन है, ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है, और एक सोवरेन स्टेट के ऊपर अमेरिका हमला कर रहा है। भाई जो दहशतगर्द होते हैं ना उनके खिलाफ अब कोई भी फोर्स इस्तेमाल, क्या दाइश के खिलाफ हमला करते हुए कोई कहता है दुनिया में कि दाइश के खिलाफ नहीं ऐसी बमबारी नहीं तो वैसी होनी चाहिए, कोई नहीं कहता ना। तो टेररिस्ट तो फिर होता है ना कि उनके खिलाफ कोई लाइंस नहीं होती, उनको जैसे मर्जी आप अटैक करें। रशिया कह रहा है कि ये तो सोवरेन स्टेट है और अमेरिका जो है वो अग्रेशन कर रहा है, ये इनके सेल्फ डिफेंस में नहीं आता। तो वो सारा मामला एक ने कह दिया फलस्तीन को फलस्तीनी रियासत बननी चाहिए, एक ने कह दिया ये तो है ही अग्रेशन, आप कौन से दहशत। न चाइना ने कहा न रशिया ने कहा, कोई उन्होंने ये बात नहीं की बल्कि उनके हक में बात की। तो वो इजलास भी सारा जो है वो इनके खिलाफ गया है। इसके अलावा नाज़रीन अब अगर हम बात करें यूरोप की, तो बाइडेन ने $6 बिलियन जो है वो यूक्रेन को दे दिए हैं। और ये अमेरिका में अजब लेवल का क्राइसिस है जो आज से पहले कभी भी नहीं आया, क्योंकि अमेरिकी इलेक्शन जो है वो एक इनकलाब की सूरत में था और लोग तपे बैठे हैं वहां पर। वो बाइडेन को ना देखना चाहते हैं और बाइडेन की पॉलिसी से शदीद गुस्से में हैं। और एक पैनी भी देना ना, देखिए अमेरिका एक अलग माइंडसेट के ऊपर जा चुका है। अमेरिका में अब जो वोटिंग सारा सामने आया है, यूक्रेन को एक पैनी देने वाले को वो अमेरिका का दुश्मन समझते हैं। ये मतलब अमेरिका में ये सोच, मतलब इस लेवल के ऊपर ये गुस्सा, ये इससे पहले शायद ही कभी आया हो। एक पैनी भी देना वो उसको अमेरिका का दुश्मन समझते हैं। यहां पर बात चल रही है कि $2 ट्रिलियन कट करेंगे, इमिग्रेंट्स को निकालेंगे, इस तरह के बड़े बड़े। ट्रंप जो है वो यूरोप में जाकर कह रहा है मुझे तो इमीडिएट सीज फायर चाहिए, और बाइडेन जाते जाते $6 बिलियन। और साथ बाइडेन की जो स्टेटमेंट सामने आई है, बाइडेन कह रहा है कि जितना हो सकेगा जाने से पहले हम यूक्रेन की जो उसको करना है ना मजबूत करना, ये हम जारी रखेंगे। इसके साथ जरा बाइडेन की स्टेटमेंट क्या आई है, वो कह रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स विल कंटिन्यू टू वर्क टायरलेसली टू स्ट्रेंथन यूक्रेन पोजीशन इन द वॉर ड्यूरिंग माय रिमेनिंग टर्म इन ऑफिस। हम यूक्रेन को मजबूत करना जारी रखेंगे जब तक मैं ऑफिस के अंदर हूं, 20 दिन और रह गए।
अभी इस दिन में पता नहीं और कितने वो पैसे देगा। तो वो बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा, और ट्विटर आपको पता है उनका तो एक एक ट्वीट कनाडा पता नहीं कौन कौन से मुल्क की हुकूमतों को हिला रहा है। तो अब वो अंदर एक इतना बड़ा क्राइसिस, और पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस वक्त, और शदीद तंदो तेज डिबेट्स हो रही हैं और बाइडेन के खिलाफ और सारा, क्योंकि एक पैनी भी देना वो मुल्क का दुश्मन समझते हैं उस बंदे को। और इस वक्त उन्होंने $6 बिलियन जो है वो दे दिए हैं। तो इससे कोई और मतलब सख्त रद्द-ए-अमल, कोई सख्त कुछ भी ट्रंप की जानिब से सामने आ सकता है। इसके अलावा यूक्रेन ने कहा कि $15 बिलियन उनको मजीद मिलेंगे जो रशिया के फ्रीज एसेट्स हैं, $15 बिलियन। तो इसका मतलब कि ना बाइडेन इंतजामिया, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट, यूरोप, नेटो ये तो जंग रोकने का इरादा नहीं रखते। तो फिर ये जंग कैसे रुकेगी? अगर नहीं रुकेगी तो वहां न्यूक्लियर वो लेकर बैठे हुए हैं कि हमें मजीद तंग ना किया जाए, हमारे पेशेंस को टेस्ट ना किया जाए। तो जिस तरह उनकी बिल्डिंग्स हिट हो रही हैं, जिस तरह रोजाना सैकड़ों ड्रोन्स फायर हो रहे हैं, और मॉस्को की तरह मामला जा रहा है, ये ज़्यादा पुतिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये मामला फैलता जो फैलता वो नजर आ रहा है ना, पैसा दिया जा रहा है, वेपन दिए जा रहे हैं, ये सीजफायर के लिए दिए जा रहे हैं, ये सीजफायर के लिए नहीं, ये उस बड़ी जंग के लिए। और उसमें हमेशा ज़हन में रखें वो $26 ट्रिलियन वहीं के वहीं है, असल मामला उन $26 ट्रिलियन का है। और यूरोप के अंदर क्योस बढ़ रहा है, एंड जर्मनी क्लेम इलोन मस्क इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस देयर इलेक्शन। इलोन मस्क को उन्होंने कहा कि वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, इलोन मस्क जर्मनी के इलेक्शंस। तो ये बहुत बड़े क्राइसिस हैं जो यूरोप को हिट किए हैं, जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल डिवीजन है, अमेरिका और यूरोप का फड्डा आपस में इस वक्त पड़ा हुआ है। तो देखते हैं ये दुनिया आगे किस तरफ जाती है। फिलहाल अमन तो नजर नहीं आ रहा, बल्कि जंगों में बड़ी जंगें नजर आ रही हैं। ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर किए। अपनी राय जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।